Morning students, this is Akshay again. Let's continue our series of lectures on vectors. ओके तो अगला लेक्चर है अपना वेक्टर एडिशन यूजिंग रिजोल्यूशन। ये लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी इसमें देखे थे प्रॉब्लम्स। अभी ये जो प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम एच सी वर्मा, ठीक है, या फिर थोड़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो JEE में या फिर नीट में आए होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ it's a series of displacement, means you are standing here at point O, then you move to point A, then to B, then to C, and you have been asked to find the displacement, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इनिशियल पॉइंट थी, ये आपका फाइनल पॉइंट था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर होती है। तो इन सब वेक्टर्स की, मान लो ये पहला वेक्टर कौन सा है, OA, ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर को OA। सेकेंड वेक्टर क्या है, AB, और थर्ड वेक्टर क्या है, BC। इन सब की एडिशन करने के बाद हमें फाइनल वेक्टर क्या मिलेगा, OC, करेक्ट है। और OC कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अपना होगा रिजल्ट, समझ में। तो लास्ट टाइम जो हमने इस पे कंसेप्ट यूज़ किए थे, सेम वही करेंगे हम। क्या निकालेंगे, एक्सेस निकालेंगे, XY, ठीक है। ये प्लस 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 माइनस वगैरह देखेंगे, और सभी वेक्टर्स की जो टेल है वो हम ओरिजिन पे रखेंगे। एक पहला वेक्टर देख लो, पहला वेक्टर 37 डिग्री पे है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर्स बोला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात की है, ठीक है। अगर फोर्स होता तो यहाँ पे न्यूटन होता। सेकेंड देखो 3 मीटर्स, पूरा हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट। और जो लास्ट वाला ये पूरा वर्टिकल है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, इन सब वेक्टर्स की एडिशन करनी है। तो हमें कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। रिजोल्यूशन मतलब क्या यूज़ करेंगे, कंपोनेंट्स। पहला x कंपोनेंट, इस पहले वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, 3 है, क्योंकि वर्टिकल में कुछ दे नहीं रहा है, पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो 3 प्लस इसका बाद में देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। ये पूरा वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं देगा, तो इसका कितना आएगा, 0, प्लस ये जो 5 है ऐसे ऑब्लिक में, तो ये एंगल 37 किसके साथ चिपका है, x के साथ। तो ये जो x कंपोनेंट आएगा ये आएगा कॉस में, और ये जो y आएगा ये आएगा साइन में। समझ में आ रही बात। अगर यही एंगल यहाँ पे होता तो ये कॉस में आता, ये साइन में आता, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। तो ये क्या होगा, 5 cos 37, ठीक है। अभी अगर y के बारे में देखें, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल कितना होगा, 0, प्लस ये पूरा वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल कितना होगा, मतलब पूरा वर्टिकल ही है ना, तो ये 2 आएगा। और इसका वर्टिकल क्या आएगा, इधर cos लिया तो इधर क्या आएगा, साइन, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 30 नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है, 45 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ध्यान देना बहुत ध्यान से। अगर कोई आपको ट्रायंगल ऐसा मिलता है जिसमें ये एंगल 37 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है 3। अगर सामने वाली साइड अगर 3 होगी तो ये होगी 4 और ये होगी 5। ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 53। तो ये ध्यान रखना, ये फिजिक्स में बहुत बार आने वाला है आपको, 37 और 53 का रेशो। तो यहाँ पे अगर मैंने साइन 37 बोला तो साइन 37 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कितना आएगा, 3/5। अगर मैंने बोला cos 37 मतलब 4/5। अगर मैंने बोला tan 37 कितना आएगा, 3/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर सेम चीज़ अगर ने 53 के लिए बोली, 53 एंगल के लिए, तो साइन 53 डिग्री कितना होगा,
इसके लिए अपोजिट साइड ये नहीं है, ये है, तो 4/5। अगर मैंने बोला cos 53, इसके लिए एडजेसेंट साइड ये नहीं है, ये है, तो ये कितना आएगा 3/5। और tan 53 कितना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसके लिए देखनी है हमें, जिसका एंगल पूछा है, जो एंगल पूछा है उसके बारे में देखना है। इस एंगल के लिए अपोजिट ये है, इस एंगल के लिए अपोजिट ये थी, ठीक है, तो ये आएगा 4/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डरो मत, ये भूल जाओगे तो डायरेक्टली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना ऐसे। इसमें अभी ये साइड तो 5 आनी ही है, तो बाकी कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। हमें पता है 3 यहाँ पे है तो सामने वाला 37 आना ही, 3 के सामने, या फिर ये 3 है तो इसके सामने 37 आना ही है। ये रिज़ल्ट याद रखना। अगर मान लो किसी ने आपको ऐसा वाला ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। देखो 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, डबल कर दिया है बस, लेकिन एंगल डबल नहीं होगा, एंगल वही रहता है। एंगल बस इनके बीच में कितना स्पेस ऐसे नहीं बोल सकते उसको, ये मेजर करता है, ये कितना भी लंबा होने दो, ये पता होगा ना आपको। ये भी एंगल सेम ही है, ये भी एंगल सेम ही है, ये भी एंगल सेम ही है, तो एंगल डबल नहीं होगा, यहाँ पे साइड्स डबल हो गई। तो sin 37 क्या आएगा इस केस में 6/10, 6/10। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो तो 3/5। देखो यहाँ पे लिखा था हमने, ये ध्यान रखना, फिजिक्स में बहुत बार यूज़ होने वाला, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, 3 प्लस ये 0 हट गया, 5 इंटू cos 37 कितना है 4/5। ये 5 को 5 चला गया, क्या बचा 4, तो ये क्या आएगा 7 मीटर्स। एक्स कंपोनेंट कितना आया 7 मीटर्स, यहाँ पे लिखो एक्स कंपोनेंट कितना आया 7 मीटर्स, ठीक है। अगर y के बारे में देखें तो ये 0 है, ये बचा 2, 5 sin 37 कितना है 3/5। ये अगर भूल जाओ तो डायरेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, ये देखा ना अभी हमने, ये 37 है तो ये 53 होगा, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है एक्चुअली, ये 37.02 वगैरह होता है, लेकिन हम फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेट, जैसे 9.8 को हम कभी कभी 10 ले लेते हैं, वैसे ही ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5, 5 को चला गया, 2 + 5 is 5 तो हमें y कंपोनेंट मिला 5 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, देखो ये एक्चुअली 2 मिनट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, देखो जो हमने रिजल्टेंट की बात की थी ना, यहाँ पे एक्चुअली एरो यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। इस कंपोनेंट, ये जो वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट, इसके अगर हम 2 कंपोनेंट्स निकालें, मतलब इन 3 वेक्टर्स की जगह अगर हमने एक ही वेक्टर रख दिया जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट कितना मिला है हमें 7 और वाई कंपोनेंट कितना मिला है 5, और ये 2 कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं जो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, इन दोनों के स्क्वायर की बराबरी इसके साथ होगी ना, तो क्या आएगा ये अगर 7 है, ये अगर 5 है, तो ये कितना होगा, कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम। हर बार पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करोगे, इसमें नहीं करोगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें एंगल अलग अलग है। यहाँ पे बस 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अलग एंगल्स अलग अलग, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट निकालते समय हमने ऐसे कंपाउंड्स निकाले हैं एक्स और वाई जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो जो भी ट्रायंगल आने वाला है 90 डिग्री ट्रायंगल ही आने वाला है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा क्या होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू √7² + 5² कितना आएगा, ये बहुत बोरिंग लगता है, √74 मीटर्स, ध्यान रखना। और ये जो एंगल पूछा है, मान लो थीटा एंगल पूछा है, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल्स पे है ये बताओ, तो यहाँ पे सिंपली कर सकते हो ना, tan θ = 5/7। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर tan यहाँ पे ऐसे है तो इधर जाके इन्वर्स हो जाता है, ध्यान में रखना। नई नई चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आगे जाके पूरी आसान बन जाएगी, अभी नए नए सीख रहे हो ना तो डर लगेगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट में भी पूछ सकते हैं,
इसकी अलग ट्रिक है इसको पॉइंट में लिखने के लिए। अगर ये ट्रिक चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन यार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 74 है ना, 74 के अंदर ऐसा कौन सा स्क्वायर है? 64 है। ये किसका स्क्वायर है? 8 का। तो 8 को यहाँ पे रख दो प्लस अभी 74 में से 64 अगर कट कर लिया तो क्या बचता है? 10 डिवाइडेड बाय इसका डबल कर दो 16। ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो होगा अपना स्क्वायर रूट। 10/16 कितना होता है? 5/8। आंसर आएगा अराउंड 8.6 मीटर्स। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक बाद में बताता हूँ मैं, तो फिर आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ओके फाइन। चलो और एक क्वेश्चन देख लो। 3 वेक्टर्स हैं OA, OB और OC। इन तीनों की एडिशन करनी है जो एक सर्कल के अंदर आती है जिसका रेडियस कितना है? R। तो डरने की कोई बात नहीं, आप इधर ही इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको बोलो x एक्सिस, इसको बोलो y एक्सिस। ठीक है, इन तीनों की एडिशन करनी है। हमारा काम आसान कर दिया है, पहले से इनकी टेल्स ओरिजिन पे रख दिया, तो बाकी क्या है? सिंपल ही है। अभी बताओ, रेडियस अगर r है तो तीनों की लेंथ क्या होगी? r ही होगी। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? r ही होगा। रेडियस ही है ना, इधर अगर ऐसे होता ऐसे होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस ही है। तो r। बस प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्शंस अलग अलग है। तो हम पहले रिजल्टेंट जो आने वाला है इनका, किधर भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे किधर भी आ सकता है। तो रिजल्टेंट जो आने वाला है उसका x कंपोनेंट निकालते हैं। x कंपोनेंट क्या होगा? इसका देखो, इसका x कंपोनेंट क्या है? r ही है। वर्टिकल में कुछ नहीं दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर, तो r ही आएगा। प्लस इसकी लेंथ कितनी है? r। और एंगल कितना बना रहा है? 45। तो इधर जो आएगा x पे, इधर चिपका है ना ये, तो इधर cos आ जाएगा। कितना होगा? r cos 45 प्लस ये जो r है पूरा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं देगा तो 0। बात समझ में आ रही है? इसमें i j के कुछ नहीं लिखोगे, बस लेंथ ले रहे हैं। y क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेक्टर का y कंपोनेंट कितना होता है? 0। इसका क्या होगा? इधर cos लिए तो इधर क्या आएगा? sin। सही है ना? ये सामने वाली क्या होती है चीज़? sin। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, तो ये sin है मतलब ये भी sin ही होगा। ठीक है, प्लस ये वर्टिकल वाला पूरा का पूरा देगा, काम हमारा करेगा। ठीक है, तो इसका एडिशन कर लो। r प्लस r cos 45 कितना होता है? cos 45 इज इक्वल टू sin 45। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बस यही एक चीज़ है जो सेम रहती है, cos और sin, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। नहीं याद आ रहा है तो टेबल देख लो। तो क्या आएगा? r इंटू 1/√2। सही है। इधर देखो, ये 0 हट गया, ये r sin 45 भी 1/√2 है, तो ये भी r इंटू 1/√2 प्लस r, मतलब इसकी वैल्यू भी सेम आने वाली है। करेक्ट है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं। x कंपोनेंट क्या है? इसकी थोड़ी एडिशन कर लो। r प्लस ये मैं r ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पे, r/√2। इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, x कंपोनेंट। जो y कंपोनेंट है ये भी सेम ही आने वाला है। क्लियर है बात? अभी जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का पाइथागोरस एडिशन होती है। x² + y² = r², क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे, तो इनका भी वेक्टर एडिशन करना है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उसको अंडर में लिखना है। थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको अगर स्क्वायर करना है मतलब रिजल्टेंट जो आने वाला है अंडर इसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी। करेक्ट है? यहाँ तक क्लियर है सबको? बस देख लो एक बार, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे बहुत कुछ लेंदी नहीं है, 2 मिनट में आने वाला आंसर। देखो मैं अभी बताऊँ। मान लो इफ़ सपोज देयर इज़ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल,
दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, दोनों साइड्स क्या है, सेम है। तो मुझे बताओ ये वाली साइड क्या होती है? ये वाली साइड होती है √2a। ध्यान में रखना, ये ट्रिक है। ए होगा तो ये साइड क्या होगा, √2a। वैसे ही मतलब यहाँ पे क्या किया, a² + a², इसको अंडर करके ये निकाला ना हमने। वहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी साइड सेम ही है, x कंपोनेंट इज इक्वल टू y कंपोनेंट। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, √2 इंटू दिस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? रिजल्टेंट क्या आएगा, √2 इंटू ये चीज़ क्या है, r + r/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये दोनों सेम है, इसलिए उसको बाहर निकाल के √2 से बस मल्टीप्लाई कर दिया, हमें रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, ये वाले प्रॉब्लम्स थोड़े से आपको क्या लगेंगे, ट्रिकी लगेंगे, टफ लगेंगे, डरना नहीं। ये HC वर्मा से लिए हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। अगर नहीं आ रहा है डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे, लेकिन इसको इग्नोर मत करो। ठीक है, मतलब फेसिंग द फियर इज़ मच मोर ईजियर देन टू इग्नोर इट। ये ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होंगे अगर इनको इग्नोर कर रहे हो। नहीं आ रहे हैं, डर लग रहा है, डोंट वरी, लेकिन इग्नोर मत करो। प्रैक्टिस करके फिर से आप कर लोगे इसको। लेकिन एक बार इग्नोर करने की अगर मतलब प्रोक्रास्टिनेशन अगर एक बार हमें आदत बन गई तो यार पूरा ख़त्म हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी मतलब कोई भी बच्चा है, जीनियस है या फिर कैसी भी है, उसको पहली बार में आ जाए, नहीं आ जाए। ठीक है, नहीं तो यार हर कोई JEE क्रैक कर लेता ना अगर पहली बार में आ जाता तो। यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। एक ही क्वेश्चन को जब तक खुद से नहीं आ रहा है तब तक कितनी बार सॉल्व कर रहे हो। कोई बच्चा होगा दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, लेकिन खुद से उसमें से उसने बस 10 ही किए। और कोई बच्चा होगा जिसने दिन में बस 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन ऐसे कर लिए कि उसको उसमें कुछ भी पूछो आ रहा है। तो जो दूसरा बच्चा है वो IIT क्रैक करेगा आसानी से, ध्यान में रखना। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इसकी वेक्टर एडिशन पूछिए। अभी ये देखिए 120 यार, 120 तो हमें पता नहीं, अब क्या करें, टेंशन नहीं लेना है बस। देखो एक्सेस देखिए हमने, यहाँ पे ओरिजिन है, हमारा काम आसान कर लिए, टेल यहाँ पे रख दी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट कुछ आने वाला है, मतलब ये कुछ रिजल्टेंट ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट का कुछ x कंपोनेंट भी होगा और कुछ y कंपोनेंट भी होगा। ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमें निकालना है, बस कोई टेंशन नहीं। x कंपोनेंट निकालते समय पहला वेक्टर देखो, एक एक वेक्टर बारी बारी से देखना है। ये वेक्टर देख लो, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में कुछ नहीं देगा, तो इसका x कंपोनेंट क्या आएगा 4, और वर्टिकल में कितना आएगा 0। ठीक है, इस वेक्टर की बात होगी। अभी इस वेक्टर को देख लो, अभी इस वेक्टर को अगर देखोगे आप तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, सिंपल सी बात। ये अगर पूरा 120 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अरे आसान बन गया ये। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस वाला होगा या साइन वाला? चिपक के बैठा है ना इधर एंगल, तो ये होगा कॉस। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, तो ये होगा 6 cos 60 डिग्री। लेकिन ये +x इधर है, -x इधर है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इधर जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो x कंपोनेंट इसका क्या होगा -6 cos 60 डिग्री। ठीक है, आसान है। फिर इधर अगर cos यूज़ किया तो नीचे क्या करोगे, साइन यूज़ करोगे, और प्लस करोगे माइनस करोगे। इसको अगर देखोगे तो cos x ऐसे आ रहा है और y ऐसे आएगा। परछाई या कैसी पड़ रही है ये देखोगे बस। ठीक है, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एक y कहाँ पे x कहाँ पे, इसको ऐसे चिपका दो। ये देखो y पॉजिटिव में आ रहा है, x नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो y पॉजिटिव में आ रहा है मतलब प्लस सही है हमारा। 6 sin 60, इधर अगर cos लिया तो इधर साइन लिए। इसको सॉल्व करो, 4 माइनस, अब ये 6 cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ होता है, तो हाफ 6 का हाफ कितना है 3, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। सही है, गुड।
यहाँ पे देखो फिर सॉरी, यहाँ पे देखो 6 sin 60, 6 इंटू sin 60 कितना होता है √3/2, 2 इधर चला गया 3√3 आएगा इसका आंसर। तो हमें x कंपाउंड भी मिल गया, y कंपाउंड भी मिल गया। अभी पाइथागोरस थ्योरम से r निकालते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करो छोटा सा, यहाँ पे x कंपाउंड, ये y कंपाउंड, ये अपना रिजल्टेंट r। x कितना मिला है हमें 1, तो y कितना मिला है 3√3, करेक्ट है ना। x 1 क्यों मिला, देखो ये 4 इधर जा रहा है और ये माइनस हो रहा है, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड 6 और 4 होने के बावजूद ये अपोजिट है, इसलिए x कम हुआ। और दोनों मतलब इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, ये वर्टिकल में जा रहा है इसलिए ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, करो इसको सॉल्व, चलो पॉज करके सॉल्व करो। √28 आया, √28 का शॉर्टकट ट्रिक से निकालो क्या आता है। इसके अंदर का स्क्वायर कितना है 25 है, उसका स्क्वायर रेट कितना है 5, प्लस इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का, इसका डबल करके इधर लिखो, कितना आएगा इसका आंसर 5.3। दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट आंसर। अगर पूछा कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे है, एंगल 5 पूछा है, मान लो इसको 5 कहते हैं, या फिर एंगल थीटा पूछा है, क्या आएगा tan इनवर्स, क्योंकि दिस अपॉन दिस tan ही आने वाला है, तो यहाँ पे tan इनवर्स होगा ऑफ 3√3 डिवाइडेड बाय 1। दिस इज योर आंसर। मिल गए दोनों आंसर्स, करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो यूनिट वेक्टर्स के बारे में। अभी यूनिट वेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना कि यूनिट वेक्टर्स हमारे किस काम के हैं, फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन ओनली। अगर मान लो आपके पास कोई लेंथ है या फिर कोई स्केलर है, उसको अगर आपको वेक्टर बनाना है तो आप क्या यूज़ करोगे यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि उनके पास क्या है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है उनका 1। देखो यार, किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाती है, लेकिन इधर 1 के साथ डायरेक्शन भी मिल रही है, तो ये 10 का कुछ वेक्टर बन जाएगा। नहीं समझे, डोंट वरी, समझाता हूँ मैं। मान लो अब यूनिट वेक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड 1 है और स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन होती है उन्हें, ठीक है। मतलब अगर मैंने बोला देयर इज सम वेक्टर ए, ठीक है, और ए वेक्टर को अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस पे देख लूँ तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसकी डायरेक्शन है 30 डिग्री। अभी मान लो इसमें से बस मुझे डायरेक्शन यूज़ करनी है, मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक दूसरा यही डायरेक्शन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वेक्टर नहीं लाइन ड्रॉ करूँगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं कितना बना दूँगा 1। मतलब अगर ये पूरा 10 है तो इसके 10 पार्ट्स करके बस एक ही पार्ट लूँगा छोटा सा मैं, तो अभी मुझे मैग्नीट्यूड कितना मिला 1, लेकिन डायरेक्शन किसकी मिली, इस वेक्टर की, करेक्ट है। ये अगर रियल लाइफ में देखोगे तो देखो कैसे होता है। यूनिट क्या होता है, मान लो मैं यूनिट मास का यूनिट पूछूँ तो क्या होता है केजी, एक्चुअली ये 1 kg होता है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो आपके किसी बड़ा हाथी है, यार ये हाथी नहीं दिख रहा है, मान लो यार ये हाथी है, इसका मास आपको पता नहीं है, इसका मास पता नहीं, लेकिन आपके पास एक पत्थर है छोटा सा, ठीक है, उसका भी मास पता नहीं, और इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करते हो सर, इसको अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ इसका मास, तो मुझे पता है सर 1100 पत्थर आते हैं। मतलब क्या है 1100, और इस पत्थर का अगर मास मान लो 1 kg है
तो 1100 इंटू 1 kg कितना होता है 1100 kg। तो हमने किसी स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ किया कुछ मेजर करने के लिए। वैसे ही किसी वेक्टर को अगर डिनोट करना है तो एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे। अभी इसका स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर ये हो गया ना, इसके मैग्नीट्यूड को मान लो, इसको अगर दिखाना है हमें इस वेक्टर को, अभी ये जो इसका जो यूनिट वेक्टर आया इसको हम ऊपर कैप लगाते हैं, ध्यान में रखना। ये वेक्टर है नॉर्मल प्रॉपर वेक्टर अपना, उसका यूनिट वेक्टर क्या हुआ ए कैप। अगर मान लो मैंने बोला ओ बी नाम का कोई वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर पूछा है आपको, तो वो उसको कैसे लिखोगे, सॉरी ओ ए का ओ ए कैप। तो अभी इस यूनिट वेक्टर को, मतलब ये कितना है ए कैप है ना, इस यूनिट वेक्टर को कितने टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा। डायरेक्शन तो पता है हमें कितनी है 30 सेम है, तो इसको बस 10 टाइम्स ऐड करना है हमें, छोटे 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 छोटे, तो हमें क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा 10। तो हमें 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर को, तो हमें अपना वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये 10 टाइम्स मतलब क्या है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर मिल जाता है हमें। तो एक स्टैंडर्ड अगर लिखना है हमें, स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे लिखोगे यार, ये भूल जाओ थोड़ा सा, मुझे लगता है आपका ध्यान इसी पे पड़ा था कभी, तो भूल जाओ। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार मैथ्स में आपको लगेगा ये इक्वेशन देख के डर लगता है, पता है मुझे। लॉजिक समझो ना यार, कि यार आपको पूछा कि मुझे क्या करना है, मेरे पास एक लेंथ है 30 मीटर्स, उसको मुझे वेक्टर बनाना है 60 डिग्री डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने 60 डिग्री पे एक लाइन निकाली, यहाँ पे कुछ एक यूनिट वेक्टर यूज़ किया इस डायरेक्शन का, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, बस डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसमें मैग्नीट्यूड का कोई वजूद है ही नहीं, ठीक है। तो इस पे 30 से मल्टीप्लाई करूँगा बस मैं, तो मुझे मिल गया ना वेक्टर डायरेक्शन के साथ। समझ में आ रहा है, करेक्ट है। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट, इसको अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको लेके जाऊँ डिवीजन हो जाएगी, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये भी एक रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। बस ये रिजल्ट यहाँ तक अगर आपको 20% भी समझ में आया यूनिट वेक्टर्स का तो भी बहुत है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, ओके। छोटी सी कंसेप्ट सीखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। हम फिजिक्स में आगे जाते समय कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स सीखेंगे। इन यूनिट वेक्टर्स के नाम देखो क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये बहुत बार आपको इनके साथ सामना होने वाला है और बहुत सी सिंपल है। तो आई कैप ये क्या होता है, जे कैप ये क्या होता है और के कैप ये क्या होता है, ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, सभी क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, बस इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इन दी एक्स डायरेक्शन, इन दी वाई डायरेक्शन और इन दी जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब देखो, समझो यार, मान लो मैंने 3 एक्सिस निकाले यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, वेक्टर को ऐसे पैरेलल स्लाइड कर सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसकी डायरेक्शन है x की तरफ। तो इसकी ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन आई डायरेक्शन। यहाँ पे एक वेक्टर है मान लो, इसके मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, z, तो ये होगा के कैप। अगर यहाँ पे एक वेक्टर है मान लो, इसके मैग्नीट्यूड है 1 लेकिन y डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो
हम देखेंगे कि यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेक्टर्स। यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेक्टर्स, मान लो मैंने आपको बोला राइट अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 30 मीटर्स इन x डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो, थर्टी मीटर का कोई मतलब लेंथ है 30 मीटर्स की, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? लेंथ ही है ना, उस कौन सी डायरेक्शन में? x में। तो मैं बोल सकता हूँ क्या सर ए वेक्टर है 30 मीटर्स। गलत है ना, लेंथ है ये। लेंथ मतलब क्या होती है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर है ही नहीं, तो ये बस हमें क्या मिला इसमें से? मैग्नीट्यूड मिला। डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन क्या होता है? आई कैप। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो जो वेक्टर आएगा उसका नाम हमने ए लिखा है, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। कितना आएगा? 30 मीटर्स आई कैप। बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे पूछा 30 मीटर्स इन वाई डायरेक्शन, तो बी जो आता वो क्या था? 30 मीटर्स जी डायरेक्शन। सी पूछा 30 मीटर्स जेड डायरेक्शन में, मान लो ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्यों दिखाते हैं हम? वेक्टर को यार एक्स वाई जेड में अगर है वो, तो उसको सिंपली स्टैंडर्ड बना लेंगे ना। नहीं तो आप एम एन पी वगैरह यूज़ कर सकते हो, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है।